अस्सलाम वालेकुम। अ, मुझे काफ़ी कमेंट मिले थे कुछ स्टूडेंट्स के क्योंकि उनको वीज़ा बेसिकली जो प्रोसेस है ओवरऑल वो किस फ़्लो में बेसिकली चल रहा होता है और आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या-क्या स्टेप्स आपने फ़ॉलो करने हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स बेसिकली मैंडेटरी हैं क्योंकि कई दफ़ा स्टूडेंट कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं एक्सप्लेन करूँगा बेल्जियम का स्टडी वीज़ा स्टेप बाय स्टेप ताकि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका ऑर्डर है, कितनी कॉपियाँ चाहिए, कौन-कौन सी फीसेस आपने पे करनी है और उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, बेसिकली उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो शुरू करते हैं बेल्जियम का स्टडी वीज़ा स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टेप में जो सबसे मैंडेटरी है आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए। इट शुड बी अनकंडीशनल। अगर आपको कोई कंडीशन यूनिवर्सिटी ने लगाई हुई है जैसे आइल्स वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उस कंडीशंस को कोशिश करें कि आप मीट करें और उस लेटर को अनकंडीशनल बनाएं ताकि आपके लिए एम्बेसी में इशू ना हो। जब आपका एडमिशन लेटर बेसिकली आ जाए यूनिवर्सिटी से, इट डज़न्ट मैटर आपको ओरिजिनल आ जाए बाय पोस्ट या आपके पास स्कैन आ जाए, बोथ हैव सेम वैल्यू। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे ओरिजिनल लेटर नहीं मिला और एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ओरिजिनल आपको चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये वेरीफाइबल होते हैं और वैसे भी अगर आपको ज़्यादा इशू आता है, एम्बेसी आपसे पूछ भी लेती है, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को कह सकते हैं कि मेरा एडमिशन लेटर एम्बेसी को डायरेक्ट भी भिजवा दें। तो नॉर्मली जैसे वीयूबी यूनिवर्सिटी है वो तो आपको खुद भी ऑप्शन दे देती है और आप उनको डायरेक्टली भिजवा भी देते हैं। सेकेंड स्टेप जो कि मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है वो फाइनेंशियल के ऊपर है, जिसके ऊपर आपने स्टार्ट से ही डिसाइड करना है कि बेसिकली आपने ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना है या आपके पास अगर गारंटर है और एनेक्स 32 आपका लीगलाइज्ड है। आप सिर्फ उनको एनेक्स 32 नहीं सबमिट कराएंगे, इट शुड बी लीगलाइज्ड। ये चीज़ आप जहन में होनी चाहिए। तो उनका क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, तो आप वो उनके साथ बेसिकली उसको आपने प्रिपेयर करवाना है। या ब्लॉक अकाउंट अगर आपने ओपन कराना है तो यूनिवर्सिटी को पैसे ट्रांसफ़र कर दें, आपको एक लेटर मिल जाएगा। और अगर आपकी स्कॉलरशिप है या आपका पीएचडी या कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, तो वो बेसिकली आपका फाइनेंशियल में आ जाता है। तो ये 2 चीज़ें बेसिकली फर्स्ट स्टेप है। अगर आप ये आपकी ये चीज़ें पूरी हैं, तो मेरे हिसाब से आपको सेकंड स्टेप में चले जाना चाहिए। अब सेकेंड स्टेप में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बेसिकली आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। आपने चेक करना है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं या नॉन लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ तो आपको अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट है तो आपको एडमिशन लेटर ही इशू नहीं करती। तो अगर आपको एडमिशन लेटर विदाउट लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स के इशू हुआ है तो फिर इट मीन्स कि आपको डॉक्यूमेंट लीगलाइज कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से उनको ज़रूर अटेस्ट करवाना है। और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर जो पिछली डिग्री है वो लीगलाइज होनी चाहिए। अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो जो आपका पिछला मतलब 12th या सेकेंडरी स्कूलिंग है वो आपकी लीगलाइज होनी चाहिए। अब जब लीगलाइज होगी तो ज़ाहिर-सी बात है आपने फॉरेन ऑफिस और आईपीसीसी से भी अटेस्टेड ऑलरेडी करवाए हुए होंगे। आपको ओरिजिनल अटेस्ट करवाने हैं, फ़ोटोकॉपीज़ आजकल एम्बेसी को ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके ओरिजिनल लीगलाइज़्ड हैं तो ये बेसिकली दोनों सेम ही आ जाते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आपको ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि मुझे लीगलाइज़ चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है अ, अपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आप बनवा के एम्बेसी लीगलाइजेशन के लिए भिजवा दें। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होते हैं कि मैं अपने वीज़ा प्रोसेस के साथ ही पुलिस सर्टिफिकेट को लीगलाइज कराऊंगा। तो ये बेसिकली राइट स्टेप नहीं है क्योंकि ये एम्बेसी ने पहले ही क्लियर कर दिया हुआ है। तो आपको बेसिकली जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं तो आपका पुलिस सर्टिफिकेट लीगलाइज होना चाहिए। तो इट मीन्स कि जब आपका एडमिशन लेटर आ जाए तो पहला जो स्टेप है उसके बाद आप अपने पुलिस सर्टिफिकेट की लीगलाइजेशन भिजवा दें। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके पास है मेडिकल टेस्ट आपने बेसिकली करवाने हैं जो कि इनके अपने डेजिग्नेटेड डॉक्टर्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में, जैसे इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा।
और कराची में, तो उन्हीं से ही आप मेडिकल टेस्ट इनके करवाएंगे और उसको उसकी जो रिपोर्ट है वो आपको सील्ड इन्वेलप में मिलेगी और उसको आपने ओपन नहीं करना है, आपने उसी तरह सील्ड इन्वेलप एम्बेसी को जमा करवाना है। तो जब आपकी ये चीज़ें रेडी हो जाएं तो उसके बाद आप हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे 3 फीसेस बेसिकली आपकी पे होनी है। एक फीस जो है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी बोलते हैं, ये आपकी वीज़ा फाइल जमा होने से पहले आपने पे कर देनी है IBZ को, जो कि उनका एम्बेसी की वेबसाइट पे अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज पब्लिक में आता है तो आपने 209 यूरो पे करने हैं, डायरेक्ट ही ब्रसल में आपने ट्रांसफ़र करवाने हैं। और अगर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आपकी जो फ़ी है वो 366 है। ये हर साल चेंज होती है, नॉर्मली 30 जून के बाद ये चेंज हो जाती हैं। तो अगर आप वीज़ा फ़ाइल कर रहे हैं 30 जून से पहले तो फ़ीस यही रहनी है, और अगर आप उसके बाद जमा करेंगे तो फिर फ़ी को क्रॉस चेक करवा लें। इसमें अगर 1 भी यूरो कम हुआ तो वो एम्बेसी आपको नॉर्मली एक लेटर इशू कर देगी, तो वो फ़ी आप पे करोगे तब ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। कुछ केसेस में मैंने देखा है क्या उनकी जो फ़ाइल है वो टोटली रिटर्न होके आ जाती हैं, उस पे ऑब्जेक्शन लग जाता है। दूसरी जो है वो वीज़ा फ़ी है, जो कि आपने VFS में पे करनी है, अराउंड अबाउट 180 टू 190 यूरो है। तो ये भी जब आप वीज़ा फ़ाइल जमा कराएँगे तो अपने साथ आपने यूरो में लेके जानी है, वो PKR एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप वहाँ पे जेरी ऑफ़िस में फ़ीस बेसिकली वहाँ पे किसी को PKR दे के एक्सचेंज कराएँगे तो वो काफ़ी हेवी रेट आपको चार्ज करेंगे, तो बेटर ये है कि आप यहाँ से इसको कन्वर्ट करा के जाएँ। तीसरी जो VFS फ़ी है वो आपसे PKR में उधर ही कलेक्ट कर लेती है। तो इसके बाद चलते हैं जो मेन स्टेप है जिसको बोलते हैं वीज़ा ऑन वेब फॉर्म। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ये वीज़ा ऑन वेब फॉर्म किसी का फिल करूँ तो उसमें जो चीज़ें हैं मैं एक वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लियर भी हो जाए। तो ये वीज़ा ऑन वेब फॉर्म है, बेसिकली मैंने ये यहाँ पे लिंक भी पेस्ट कर दिया है। तो आप इसके ऊपर अपना क्या कहते हैं ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, और जब आप जो वो फॉर्म सबमिट कर लें तो आपको एक ईमेल पे फॉर्म आ जाता है, उसकी 3 कॉपीज़ प्रिंट कर लें या 3 कॉपीज़ बना लें। तो उसके बाद चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली कौन-कौन से आपके पास होने चाहिए अगर आप वीज़ा फ़ाइल जमा करवाने जा रहे हैं। एडमिशन ऑफ़र लेटर, उसके बाद 3 वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था, आपको 3 वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाहिए। उसके बाद आपको 3 क्लियर रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। तो ये चीज़ आप ज़हन में रख लें, स्पेसिफ़िकेशन वग़ैरह इनकी लिखी हुई है वेबसाइट पे, तो आप उनको फ़ॉलो करके या आप किसी भी बेसिकली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो शॉप्स हैं उनके पास जाएँगे, उनको कहेंगे कि मैंने वीज़ा के लिए जमा कराने हैं, तो उनके पास ऑलरेडी स्पेसिफ़िकेशन मतलब उधर लिखी हुई होती हैं, तो आपको उसी हिसाब से वो फ़ोटोज़ निकाल देंगे। उसके बाद आपके पास ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अटेस्टेड बाय मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर होने चाहिए, और अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है लीगलाइज़ तो आपकी लास्ट डिग्री लीगलाइज़ होनी चाहिए। आपका पुलिस सर्टिफ़िकेट लीगलाइज़्ड, और ये पिछले 5 साल की हिस्ट्री को ज़रूर कवर करे। मेडिकल सर्टिफ़िकेट इन अ सील्ड एनवेलप। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है एटलीस्ट 1 ईयर के लिए वैलिड होना चाहिए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वीज़ा। तो अगर आपका पासपोर्ट नियर टू एक्सपायरी है, बेटर यही है कि आप दूसरा बनवा लें और वो जमा करवा लें, ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप एक सिंपल सा मोटिवेशन लेटर बनाएंगे जिसमें आपने एम्बेसी को बेसिकली बताना है कि मैं ये स्टडीज़ वहाँ पे क्यों करने जा रहा हूँ। इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल सा बनाना है जो आपने यूनिवर्सिटी को जमा किया था। तो ये मोटिवेशन लेटर साथ लगेगा, CNIC और उसकी CNIC की कॉपी, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी पेमेंट जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी कि आपने बेसिकली कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी और किसको पे करनी है, जो अराउंड अबाउट 209 यूरो और 366 यूरो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और पब्लिक के लिए 209 यूरो है।
उसके बाद आपका ब्लॉक अकाउंट लेटर या अनेक्स 32 लीगल। तो जो मेन उसके बाद डॉक्यूमेंट था वो था बेसिकली ब्लॉक अकाउंट लेटर जो का आपको यूनिवर्सिटी इशू करती है, या फिर आपके पास अनेक्स 32 जो आपने लीगलाइज करवाना लाजमी है। अगर आपका अनेक्स 32 सिंपली साइंड है और आपने डॉक्यूमेंट्स उसके अटैच भी किए हैं, हम वैसे स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है उसके आपके एम्प्लॉयमेंट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, यू कैन अटैच दोस लेटर्स। इनका कोई इशू नहीं है, ये प्लस पॉइंट है आपके वीज़ा डिसीजन में। तो उसके बाद आ जाते हैं सिक्स स्टेप पे। अब चूंकि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे इन ओरिजिनल थे, अब इनके आपने बेसिकली दो सेट्स बना लेने हैं ऑल डॉक्यूमेंट्स के, जो मैंने पिछले स्टेप में एक्सप्लेन किया था। अब इसमें कुछ स्टूडेंट का बेसिकली डेफिनेटली ये सवाल होगा कि क्या मैंने जो मेडिकल टेस्ट करवाया होता वो तो सील एनवेलप में था, तो उसकी मैं फोटोकॉपी कैसे बनाऊंगा। तो उसकी आपको फोटोकॉपी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके साथ जो मेडिकल आपने करवाया था, आपको एक रिसिप्ट मिली होगी, आप वो रिसिप्ट लगा दें उसकी जगह पे, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो जब आपके ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं, जिसमें आपके बेसिकली वन ओरिजिनल सेट था और दो सेट आपने फोटोकॉपीज के बनाए सब डॉक्यूमेंट्स के। अब चलते हैं फाइनल स्टेप्स के ऊपर, जिसमें आपने बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स को वीएफएस में सबमिट करवाने हैं। अब वीएफएस में प्रोसेस पहले से विदाउट अपॉइंटमेंट था, लेकिन कोविड की वजह से इन लोगों ने अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवाने होते तो आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि आप फाइल जमा करवा रहे हो तो इसके लिए अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। आपको विदाउट अपॉइंटमेंट वो अलाउ नहीं करेंगे, तो बेटर है कि आप अपॉइंटमेंट लें। और उसके साथ आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो दो अपने सेट्स बनाए थे, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी ऑलरेडी पे होनी चाहिए, और बाकी जो फ़ी है जिसमें वीज़ा फ़ी अराउंड अबाउट 180 यूरो समथिंग है, वो आप यूरो साथ लेके जाएं। अगर आप वहीं पे परचेज करेंगे किसी से तो डेफिनेटली यू विल बी चार्ज हायर इन एक्सचेंज रेट। और जब आप ये चीज़ें वहाँ पे जाओगे, आप बेसिकली आपको क्या कहते हैं क्यू नंबर इशू कर दिया जाएगा। आपके नंबर आने पे आपसे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कलेक्ट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो दो इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं उसमें एक आपका बेसिकली फ़ोटोग्राफ होता है वीज़ा के लिए, और सेकंड आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक्स प्रोसेस होता है, जिसमें शेंजन वीज़ा के लिए लाजमी है कि आपसे वहाँ पे बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। अब इन स्टेप्स के बाद बेसिकली होता क्या है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जिसमें आपकी ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपीज एम्बेसी चले जाते हैं वीएफएस से। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं, आपने कोई वहाँ पे डॉक्यूमेंट मिस नहीं किए, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी पेड है और उनको कोई और डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपसे, तो आपको बेसिकली वीज़ा इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी एम्बेसी की तरफ से। या अगर आपका फ़ोन रीचेबल नहीं था तो आपको एक ईमेल आ जाएगी, उसमें आपसे अवेलेबिलिटी मांगी जाएगी कि आप इस डेट पे अवेलेबल हैं। तो आपका बेसिकली एम्बेसी में एक इंटरव्यू होना है और आपने उसको बेसिकली कंफर्मेशन भी देनी होती है वाया ईमेल या वाया फ़ोन अगर आपको कॉल आ जाए। तो इस इंटरव्यू में बेसिकली होता क्या है, आपको वहाँ पे जाके सिंपल रिटन फॉर्म दिया जाता है, जो कि बेसिकली रिटन इंटरव्यू कहलाया जाता है। फॉर्म मेरे पास बिल्कुल पड़े हुए हैं, अगर किसी को चाहिए होंगे तो मैं उनके साथ शेयर कर लूँगा। ईमेल के थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हो या इस वीडियो पे कमेंट भी कर लें, आपको मैं फॉर्म भिजवा दूँगा। तो वो फॉर्म आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। तो अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप उस पिक्चर की फॉर्म की बेसिकली स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू। मैं आप लोगों को डेफ़िनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा ऑन अर्लीस्ट बेसिस। तो जब आपका इंटरव्यू वहाँ पे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बेसिकली आपका डिसीजन आना होता है। अब आपको एम्बेसी को ईमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिसीजन जो कि
वेरी करता है फाइल टू फाइल। किसी का ये भी होता है कि 2 से 3 दिन में डिसीजन आ जाता है, और कई स्टूडेंट्स का बेसिकली वीक्स और मंथ्स भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल कितनी क्लियर है। अगर आपको फिर भी एम्बेसी को आप ईमेल करें और आपको रिस्पॉन्स आ जाए कि आपकी फ़ाइल ब्रसेल गई हुई है, तो आप इत्मीनान कर लें कि महीना तो वो ज़रूर लगाती हैं। तो बेसिकली महीने में आपका डिसीजन नॉर्मली आ जाता है। इसके अलावा अगर फिर भी एम्बेसी को कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो दे कैन सेंड यू एन ईमेल एंड यू विल बी आस्क्ड फॉर अदर डॉक्यूमेंट्स वाया ईमेल। अब आपके डिसीजन के बाद आपको वीएफएस से कॉल आ जाएगी कि अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें, और वहाँ पे जाके बेसिकली आपको पता चलेगा कि आपका डिसीजन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये टोटल प्रोसेस था। अगर आपको फिर भी किसी भी स्टेप में थोड़ी बहुत भी एम्बिग्विटी है, यू कैन सेंड मी एन ईमेल, और या इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर इट ऑन माय अर्लियर बेसिस। तो उम्मीद है कि आप लोगों के जो क्यूरीज थी वीज़ा बेसिकली प्रोसेस के बारे में, वो काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको फिर भी किसी जगह पे कोई इशू है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।